ऑस्ट्रेलिया ने जीता क्रिकेट विश्व कप फाइनल मुकाबले में भारत को दी 6 विकेट से मात। ऑस्ट्रेलिया छठी बार बना विश्व कप विजेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को दी बधाई, भारतीय टीम का बढ़ाया हौसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू और झुंझुनू में की विशाल जनसभा। कांग्रेस की राज्य सरकार पर बीते 5 सालों में कोई काम न करने का लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस की बातों का मतलब केवल झूठा प्रचार, जबकि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। चुनावी राज्यों में प्रचार चरम पर। राजनाथ सिंह ने जनसभा में राजस्थान सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए किया प्रचार। तेलंगाना में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरी हुंकार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कल। रक्षा सहयोग को और गति मिलने की उम्मीद। बैठक में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स पहुंचे भारत। फलस्तीन के लोगों की मदद के लिए वायुसेना के C-70 विमान से भेजी गई 32 टन और राहत सामग्री मिस्र में रेड क्रिसेंट को सौंपी गई। कल से गोवा में शुरू होगा फिल्मों का महा-उत्सव। 28 नवंबर तक चलेगा इफ्फी का 54वां संस्करण। दिखाई जाएंगी 200 से भी अधिक फिल्में। पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक 2926 प्रविष्टियां हुई प्राप्त। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर देश भर में भक्तिमय माहौल। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्पित किया गया अर्घ्य। कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही आस्था के महापर्व का होगा समापन। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर अभी क्रिकेट के मैदान से। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराने में सफलता पाई। भारत से जीत के लिए 240 रन के मिले लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। इसी के साथ मेजबान टीम के विश्व कप जीतने का सिलसिला भी टूट गया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने शतकीय पारी खेली। वो 137 रन बनाकर आउट हुए। लाबुशेन ने अर्धशतक लगाया। ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द मैच चुना गया, तो वहीं विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला। इससे पहले टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही, तेज रही। कप्तान रोहित शर्मा ने तेजी से रन भी बनाए। हालांकि टीम का स्कोर जब 30 रन पर था, तब शुभमन गिल 4 रन बनाकर मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट हो गए। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दूसरे विकेट के लिए हालांकि 46 रन जोड़े। रोहित 47 रन बनाकर मैक्सवेल का शिकार बने। श्रेयस अय्यर सिर्फ 4 रन बनाकर ही पैट कमिंस की गेंद पर विकेट के पीछे लपक लिए गए। कोहली ने अर्धशतक लगाया, लेकिन 54 के स्कोर पर वो भी पैट कमिंस की गेंद पर बोल्ड हो गए। केएल राहुल ने एक छोर संभाले रखा और अर्धशतक पूरा भी किया। रविंद्र जडेजा ने 9 और सूर्य कुमार यादव ने 18 रन की पारी खेली। भारतीय टीम ने 50 ओवर में कुल मिलाकर 240 रन बनाए। तो ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर बधाई दी और उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, विश्व कप की शानदार जीत पर ऑस्ट्रेलिया को बधाई। टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा, जिसका समापन शानदार जीत के रूप में हुआ। ट्रेविस हेड को शानदार खेल के लिए बधाई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम का भी हौसला बढ़ाया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा, प्रिय टीम इंडिया, आपकी प्रतिभा और लगन विश्व कप के दौरान उल्लेखनीय रही। आपने जज्बे के साथ खेला और देश को गर्व दिलाया। हम आपके साथ आज और हमेशा हैं। लेकिन भारत की हार से क्रिकेट प्रेमी काफी निराश हैं। हालांकि वो टीम के फाइनल तक के प्रदर्शन की सराहना भी कर रहे हैं। तो फाइनल मुकाबला भारत हार गया और कहीं ना कहीं करोड़ों फैंस का एक बार फिर से दिल टूटा है। क्या कुछ कहते हैं फैंस, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, बिल्कुल अप टू मार्क नहीं रहा। कितनी उदासीनता है, कितनी मायूसियत है?
वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग। बहुत ही ज़्यादा उदासीनता है क्योंकि उन लोग ने अच्छा परफॉर्म किया था 10 on 10, 10 मैच कंसेक्यूटिवली जीते थे तो लगा था आज भी कुछ स्पेशल होगा। और 2011 पे जो वानखेड़े का जो एटमॉस्फेयर था, सोचा था आज वो यहाँ अहमदाबाद में भी होगा, काश वो नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ एंड वी ऑल आर गोइंग बैक इवन बिफोर द मैच इज ओवर। Very disappointed. We were hoping that India would win. The whole tournament was going India's way. Everything was going excellent. The crowd was excited. The people were excited. The country was abuzz with the excitement. And on the day of the game, the players didn't do well. मुस्कुराहट मेरे मुंह पे दिखेगी और मेरी टीम, मेरा देश जो है वो सब मुस्कुरा रहे होंगे। आपको मैंने कल भी बताया था, इंडिया मेरी जन्मभूमि है। आई लव इंडिया फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं अभी मेरा राज खोलूंगी, मैं ऑस्ट्रेलिया को क्यों सपोर्ट करती हूँ। बिकॉज ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आर वेरी वेरी, मैंने कल भी बोला था, दे आर प्लेइंग वेरी वेल विद अ फुल ऑफ स्ट्रेटेजी। द टीम दे आर रियल स्पोर्ट्समैन और उन्होंने कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, कभी पहले बॉल से लास्ट बॉल तक, पहले प्लेयर से लास्ट प्लेयर तक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ और बहुत अच्छी तरह से खेला। और आज उन्होंने दिखा दिया। मैंने कल भी बोला था कि इंडियन टीम को लास्ट बॉल तक मेहनत करनी पड़ेगी। फैंस यहाँ पर निराश हैं और ये बता ही लग रहा है कि टीम का जो बॉडी लैंग्वेज था उन्होंने सरेंडर किया और ये वर्ल्ड कप है जो भारत के हाथ से, या यूं कहें कि पूरी तरह से फिसल गया। एक मौका जो आया था शानदार, वो हाथ से निकल गया। कैमरा राज विकी के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, अहमदाबाद, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो लोगों में थोड़ी निराशा है लेकिन संतोष भी है कि टीम इंडिया का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा पूरे टूर्नामेंट में। और अब खबरें चुनावी राज्यों से। राजस्थान से खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे तो कांग्रेस और गहलोत सरकार पर जमकर हमला करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने कांग्रेस और विकास को एक दूसरे का दुश्मन करार दिया तो लाल डायरी के राज के मुद्दे पर अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार पर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने राजस्थान में पेट्रोल डीजल के महंगे होने पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार आने पर इन दामों की समीक्षा होगी। राजस्थान के चुनावी समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर हैं। पीएम मोदी ने रविवार को चूरू और झुंझुनू में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और विकास एक दूसरे के दुश्मन थे और रहेंगे। कांग्रेस के लूट के लाइसेंस की पूरी कहानी लाल डायरी में दर्ज है और अब धीरे धीरे लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार देवी देवताओं की यात्राओं पर रोक लगाती है लेकिन आतंकी संगठन पीएफआई की रैलियों को बढ़ावा देती है। एक तरफा भाजपा है जो अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को सम्मान के साथ भारत लाती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपने राज्य में यहां शोभा यात्राएं तक निकलने नहीं देती। कांग्रेस देवी देवताओं की यात्राओं पर तो रोक लगाती देती है लेकिन आतंकी संगठन पीएफआई की रैलियों को बढ़ावा देती है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की लूट नीति की वजह से ही राजस्थान में महंगाई अधिक है। कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण राजस्थान में दूसरे राज्यों की तुलना में पेट्रोल अधिक महंगा है। पीएम मोदी ने भाजपा की सरकार बनते ही पेट्रोल के दामों की तुरंत समीक्षा का आश्वासन दिया। जिन जिन राज्यों में भाजपा सरकार है वहां जनता को डबल लाभ दिया गया है, लेकिन कांग्रेस की भ्रष्ट सरकारों ने ये लाभ आपको नहीं दिया, उन्होंने इस लाभ को लूट लिया। 3 दिसंबर के बाद जैसे ही राजस्थान में भाजपा सरकार आती है तो बाकी राज्यों की तरह ही राजस्थान में भी पेट्रोल के रेट की समीक्षा की जाएगी।
पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही कांग्रेस के हर जादू और पेपर लीक कांड की जांच होगी। पीएम मोदी ने कहा कि काले धन की कितनी भी बड़ी तिजोरी हो, कितने ही बड़े रसूखदार क्यों ना हो, वो भी बच नहीं पाएंगे। उसे समाज का लूटा हुआ पैसा लौटाना ही पड़ेगा। राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही कांग्रेस के हर जादू, हर पेपर लीक कांड की तेजी से जांच होके रहेगी। काले धन की कोई भी तिजोरी हो, कितने ही बड़े रसूखदार की हो, वो भी अब बच नहीं पाएगा। उसे समाज का लूटा हुआ लौटाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा के आरक्षण के लिए दशकों तक लटकाया, ये गारंटी मोदी ने पूरी की। कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन के लिए 40 साल तक पूर्व सैनिकों की परवाह नहीं की, लेकिन ये गारंटी भी मोदी ने पूरी की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हर मैदान में नए रिकॉर्ड, नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। हर क्षेत्र में भारत कमाल कर रहा है। चारों तरफ उत्साह है, आत्मविश्वास है कि साल 2047 तक हम भारत को विकसित बनाकर रहेंगे। शैलेंद्र मिश्र और विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बात राजस्थान की हो रही है तो वहां पर तो भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दोनों ही दलों के बड़े बड़े नेता जनता के बीच पहुंचकर प्रचार कर रहे हैं। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे दिग्गजों ने कमान संभाली, तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी प्रचार करते हुए नजर आए। दोनों ही दल जनता से अपने अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं, लेकिन 25 नवंबर को राजस्थान की जनता ही अब तय करेगी कि राज्य में किसकी सरकार बनने वाली है। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों का दौर भी तेज होता जा रहा है। सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रही हैं। सभी दलों के बड़े नेता चुनावी समर में मोर्चा संभाले हुए हैं। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। उन्होंने कोटपुतली विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन का वादा किया मगर पूरा नहीं किया और इस काम को भाजपा ने पूरा करके दिखाया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीकानेर के खजुआला में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। हम लोगों ने कहा था 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त करेंगे जब संसद के दोनों सदनों में हमको अवसर मिल जाएगा, और आपने देखा संसद के दोनों सदनों में हमको बहुमत मिलने के बाद 3 तलाक की प्रथा को हमने चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। यानी जो कुछ भी हम लोगों ने कहा था अक्षरशः उसका पालन किया है। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता है। भ्रष्टाचार की चरम सीमा आज छू गई है। मैं पूछना चाहती हूँ किसान भाई यहाँ जो बैठे हुए हैं, कोई है ऐसा जिसको कभी भी छोटे छोटे चीज के लिए जब जाना पड़ता है, चाहे वो नामांतरण हो, चाहे वो नकल हो, इन सब चीजों को लेने के लिए भी उसको पैसे देने की जरूरत पड़ती है कि नहीं? वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी राजस्थान में पार्टी के लिए प्रचार किया। राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ कई चुनावी रैलियां की। पहले बूंदी फिर दौसा में राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने जनजातीय समुदाय के अधिकारों को लेकर बड़े बड़े वायदे किए। इस जमीन का अधिकार, जंगल का अधिकार, जल का अधिकार आदिवासियों को मिलना चाहिए। जो उनका हक है उनको वापस मिलना चाहिए। यह है आदिवासी शब्द का मतलब अगर आदिवासियों के बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी चलाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और उनका हक बनता है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्य की जनता किस पार्टी के वादों और इरादों पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
दक्षिणी राज्य तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। तो भाजपा की ओर से पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना में कई रैलियां करके वोट मांगे, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी केसीआर सरकार पर हमला बोला। उधर बीआरएस पार्टी भी फिर से सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। सभी दलों के वादों के बीच अब राज्य की जनता ही तय करेगी कि वो सत्ता की चाबी किसे सौंपने वाली है। तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों के लिए प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना में कई जगहों पर रैलियों को संबोधित किया। रंगारेड्डी जिले स्थित चेवेल्ला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा की लड़ाई परिवारवाद से है। पूरे देश में जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, उनसे लड़ने का काम भाजपा का है। ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई परिवारवाद से, और जब मैं परिवारवाद बोलता हूं तो सारे देश में जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं उनसे लड़ने का काम है तो भारतीय जनता पार्टी का। चाहे वो जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला हो, चाहे जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती हो, और चाहे तमिलनाडु में करुणानिधि के बाद स्टालिन और स्टालिन के बाद उदयनिधि हो, और चाहे तेलंगाना में केसीआर के बाद केटीआर, केटीआर के बाद कविता, कविता के बाद उसका बेटा हो, लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इनको बड़ा करेगी। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तेलंगाना के खानापुर, आसिफाबाद में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने तेलंगाना के लिए कांग्रेस की 6 गारंटी का जिक्र करते हुए भ्रष्टाचार को लेकर राज्य की केसीआर सरकार को घेरा। केसीआर जी ये नहीं बताते कि आपके लिए क्या किया है। तेलंगाना में 10 साल से उनकी सरकार है, 10 सालों से उन्होंने क्या किया है। रोजगार देने का वादा किया था, रोजगार नहीं दिए। लाखों एकड़ जमीन बांटने का वादा किया था, क्या लाखों एकड़ आपको जमीन मिली है? तेलंगाना में इस बार भाजपा, कांग्रेस और सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिति के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा ने जहां सत्ता में आने पर ओबीसी समुदाय से मुख्यमंत्री देने का वादा किया, तो वहीं कांग्रेस तेलंगाना की जनता को 6 गारंटियां दे रही है। उधर मुख्यमंत्री केसीआर अपने किए गए काम को लेकर जनता के बीच हैं। हालांकि जनता किस पर भरोसा करती है, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। बीते 8 दिनों से उत्तराखंड की एक निर्माणाधीन टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों की जंग अभी भी जारी है। बचाव अभियान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, तो रेस्क्यू ऑपरेशन के सभी संभावित विकल्पों पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। इस बीच तमाम एजेंसियां मिलकर कई प्लान पर एक साथ काम कर रही हैं और संभावना है कि जल्द ही मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मजदूरों तक खाने पीने का सामान सहित अन्य जरूरी चीजें पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। रविवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अभी मजदूरों तक पहुंचने में 2 से 2.5 दिन लगेंगे। श्रमिकों को बाहर निकालना सर्वोच्च प्राथमिकता है। 6 वैकल्पिक विकल्पों पर काम किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पीएमओ की ओर से इस पर खास नजर रखी जा रही है। सुरंग विशेषज्ञों और बीआरओ अधिकारियों को भी बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि प्राथमिकता फंसे हुए पीड़ितों को भोजन, दवा और ऑक्सीजन उपलब्ध कराना है। अंदर में जो लोग हैं वहाँ लाइट है, काफ़ी खाली जगह है, लोग घूम रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन हुआ है और वहाँ उनको अभी हम लोग बाकी बातों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये जो ऑगर मशीन है, ये अगर ठीक से चल गई तो हम 2-2.5 दिन में वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम उपलब्ध सभी संभावनाओं पर काम कर रहे हैं और सभी प्रकार की विशेषज्ञ टीमें यहां काम कर रही हैं। इसमें जितने विशेषज्ञ हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसकी चिंता कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी आपके सामने अभी आए हैं यहाँ पर और लगातार 2 घंटे से पूरी मॉनिटरिंग हुई है और सारे विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। तो हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के, उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो और वो लोग बाहर आए।
वहीं उत्तराखंड के आपदा सचिव रणजीत सिन्हा ने बताया कि 6 प्रमुख बिंदुओं को केंद्रित करके काम किया जा रहा है। अगर स्थितियां उपयुक्त रहीं तो 30 से 35 घंटों में ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। तो ऑगर मशीन से जो हमारी हम 900 mm डाया का पाइप डाल रहे हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है। दूसरा जो लाइफलाइन के लिए एक पाइप है अभी, जिसमें हम खाना और अन्य चीज़ें भेज रहे हैं। एक और पाइप डाल रहे हैं जो हमारा ऑगर मशीन की पाइप है 900 mm की, उसके थोड़ा ऊपर, और उसमें जल्दी हो जाए क्योंकि ऊपर में मलबा कम है, नीचे मलबा ज़्यादा है। तो वो लगभग 42 मीटर चले गए हैं और कुछ ही मीटर और बचा है, तो वो हो जाएगी। तो लाइफ सपोर्ट के लिए एक और पाइप हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। बीआरओ द्वारा विशेष मशीनें लाने के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं। बीआरओ के कमांडर विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि कई मशीनें यहां आ चुकी हैं। 2 आगर मशीनें फिलहाल बचाव अभियान चलाने के लिए काम कर रही हैं। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके कोशिश कर रहे हैं कि उसी से लेबर निकल जाए। दूसरा एंगल है कि एक साइड से पोर्टल से निकाल करके और उससे विड्रा किया जाए। इसके लिए अलग अलग एजेंसीज की गई हैं, जैसे RVNL है, SJVN है, अलग अलग एजेंसीज को असाइन किया गया है। टनल में फंसे मजदूरों की सुरक्षा को लेकर हर एंगल से काम किया जा रहा है। इसके लिए DRDO द्वारा निर्मित रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स और माइक्रो ड्रोन भी मंगवाया गया है। माइक्रो ड्रोन को पाइप के अंदर डालकर भेजा जाएगा। साथ ही इस पाइप के भीतर से ऑप्टिकल फाइबर के जरिए नेटवर्क भेजा जाएगा। मजदूरों को खाना सप्लाई करने के लिए अलग से पाइप डाली जा रही है, जो 44 मीटर तक अंदर जा चुकी है। प्लान 5 के तहत हर एरिया में 2 कैविटी तैयार की जाएगी, जिसमें एक रेस्क्यू के लिए तथा दूसरा खाना पहुंचाने के लिए होगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सिलक्यारा टनल पहुंचे। यहां इन्होंने राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। मंत्री ने कहा कि 6 मुख्य बिंदु बनाकर राज्य और केंद्र के समन्वित प्रयासों से न केवल मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि इस आपदा से निपटने के लिए समन्वित रणनीति बनाकर कार्य भी किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। उम्मीद है कि जल्द ही ये मजदूर बाहर निकाल लिए जाएंगे। अगली खबर, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बीते दिनों आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदला गया है। उसके बाद कल से दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होने जा रही है। दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में संबंधों में नई ऊंचाइयां देखने को मिली हैं और कल से शुरू होने जा रही वार्ता में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा देखने को मिलेंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपसी संबंधों के लिहाज से सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। साल 2021 में दोनों देशों के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की शुरुआत हुई थी, जिसकी दूसरी बैठक सोमवार को दिल्ली में होगी। इस मंच पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बैठक करेंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स भारत आ चुके हैं। रिचर्ड माल्स ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री भी हैं। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग भी भारत की यात्रा पर हैं। दिल्ली में सोमवार को भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में शिरकत करेंगे। दोनों पक्षों के मंत्रियों के बीच रणनीतिक, रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मामले शामिल हैं। दोनों पक्ष सहयोग मजबूत करने के लिए साझा प्राथमिकताओं पर भी विचार करेंगे। इस दौरान व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते से संबंधित मौजूदा जारी बातचीत की प्रगति पर भी बात होगी। भारतीय रक्षा मंत्री की उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ सोमवार को द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग पर चर्चा होगी। जिसके बाद दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने वर्ष 2020 में द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने का निर्णय लिया था, जिसके बाद आपसी संबंधों में एक नई गति देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी भारत की यात्रा इसी साल की थी। भारत ऑस्ट्रेलिया का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 22 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो 41% बढ़कर पिछले साल 31 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। ऑस्ट्रेलिया को भारत का कुल निर्यात 2021 में 6 अरब 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर से 38% बढ़कर 8 अरब 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया।
भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड जैसे मंच पर भी सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं, जो मुक्त, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत का कुछ चुनिंदा देशों के साथ ही 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का मंच काम करता है, जिनमें से एक ऑस्ट्रेलिया है। सोमवार को होने वाली इस वार्ता से दोनों देशों के सहयोग को आगे बढ़ाने में गति देने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। ओडिशा के क्योंझर और मलकानगिरी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। जिले में प्रचार वैन के पहुंचते ही लोगों में खासा उत्साह दिखा। इस दौरान आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल भी हुए। शपथ समारोह के साथ वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने अपने अनुभवों को भी साझा किया कि अब तक कैसे वो खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी के लिए संघर्ष कर रहे थे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां लोगों ने यात्रा का जमकर स्वागत किया। इस अवसर पर मत्स्य विभाग, बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों ने अपने अपने स्टॉल्स भी लगाए थे, जिसमें लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने विकसित भारत बनाने की शपथ भी ली। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का विकसित भारत को संबोधन भी सुनाया गया। इसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित हेल्थ कैंप में ग्रामीणों की शुगर, टीबी सहित कई अन्य जांच की गई। इस दौरान आयुष्मान योजना के अंतर्गत कई लोगों के कार्ड के साथ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं ने अपना पंजीकरण भी करवाया। अगली खबर, भारत द्वारा फलस्तीन के लोगों की मदद के लिए भेजी गई मानवीय सहायता पहुंच गई है। मिस्र पहुंच गई है। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान 32 टन राहत सामग्री लेकर मिस्र के अल एरिश हवाई अड्डे पर पहुंच गई है। ये सामग्री वहां से फलस्तीन को आगे भेजने के लिए मिस्र के रेड क्रिसेंट को सौंप दी गई है। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए 17 नवंबर हसीनों का देवता, 18 नवंबर वक्त की दीवार, 19 नवंबर पाखंडी। बॉलीवुड टॉकीज प्रतिदिन दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बेकार पड़े प्लास्टिक कचरे से बन रहे हैं खूबसूरत बेंच, पेन, पेंसिल और टी शर्ट। गया में 3 रिटायर्ड फौजियों की मुहिम, युवाओं को मुफ्त में सेना में जाने की दे रहे हैं ट्रेनिंग। बेसहारा बूढ़ी माओं का सहारा बनी मंगलम फाउंडेशन बांट रही है अपनापन और खुशियां। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ऑस्ट्रेलिया ने जीता क्रिकेट विश्व कप। फाइनल मुकाबले में भारत को दी 6 विकेट से मात। ऑस्ट्रेलिया छठी बार बना विश्व कप विजेता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को दी बधाई, भारतीय टीम का भी हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चुरू और झुंझुनू में की विशाल जनसभा। कांग्रेस की राज्य सरकार पर बीते 5 सालों में कोई काम नहीं करने का लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस की बातों का मतलब केवल झूठा प्रचार, जबकि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। चुनावी राज्यों में प्रचार चरम पर। राजनाथ सिंह ने जनसभा में राजस्थान सरकार को घेरा। तो राहुल गांधी ने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए किया प्रचार। तेलंगाना में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी भरी हुंकार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता कल। रक्षा सहयोग को और गति मिलने की उम्मीद। बैठक में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स पहुंचे भारत। फलस्तीन के लोगों की मदद के लिए वायुसेना के C-17 विमान से भेजी गई 32 टन राहत सामग्री मिस्र में रेड क्रिसेंट को सौंपी गई। कल से गोवा में शुरू होगा फिल्मों का महाउत्सव। 28 नवंबर तक चलेगा इफ्फी का 54वां संस्करण। दिखाई जाएंगी 200 से भी अधिक फिल्में। पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक 2,926 प्रविष्टियां हुई प्राप्त। और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर देश भर में भक्तिमय माहौल। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्पित किया गया अर्घ्य। कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही आस्था के महापर्व का होगा समापन। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर क्रिकेट के मैदान से, जहां ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराने में सफलता पाई। भारत से जीत के लिए 240 रन को ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 4 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। इसी के साथ मेजबान टीम के विश्व कप जीतने का सिलसिला भी टूट गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने शतकीय पारी खेली। वो 137 रन बनाकर आउट हुए। लाबुशेन ने भी अर्धशतक लगाया। ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द मैच चुना गया, तो वहीं विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत तो तेज रही। कप्तान रोहित शर्मा ने तेजी से रन भी बनाए। हालांकि टीम का स्कोर जब 30 रन पर था, तब शुभमन गिल 4 रन बनाकर मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट हो गए। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 46 रन जोड़े। रोहित 47 रन बनाकर मैक्सवेल का शिकार बने। श्रेयस अय्यर सिर्फ 4 रन बनाकर ही पैट कमिंस की गेंद पर विकेट के पीछे लपक लिए गए। कोहली ने अर्धशतक लगाया, लेकिन 54 के स्कोर पर वो भी पैट कमिंस की गेंद पर बोल्ड हो गए। केएल राहुल ने एक छोर संभाले रखा और अर्धशतक पूरा किया, तो रविंद्र जडेजा ने 9 और सूर्य कुमार यादव ने 18 रन की पारी खेली। भारतीय टीम ने इस तरह से 50 ओवर में 240 रन बनाए। तो ऑस्ट्रेलिया जीत गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर बधाई दी और सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, विश्व कप की शानदार जीत पर ऑस्ट्रेलिया को बधाई। टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा, जिसका समापन शानदार जीत के रूप में हुआ। ट्रेविस हेड को शानदार खेल के लिए बधाई। और साथ ही प्रधानमंत्री ने भारतीय क्रिकेट टीम का भी हौसला बढ़ाया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा, प्रिय टीम इंडिया, आपकी प्रतिभा और लगन विश्व कप के दौरान उल्लेखनीय रही। आपने जज्बे के साथ खेला और देश को गर्व दिलाया। हम आपके साथ आज और हमेशा हैं। और क्रिकेट के मैदान के बाद अब बात चुनाव के मैदान की। खबरें चुनावी राज्यों से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो कांग्रेस और गहलोत सरकार पर जमकर हमलावर नजर आए। पीएम मोदी ने कांग्रेस और विकास को एक दूसरे का दुश्मन करार दिया तो लाल डायरी के राज के मुद्दे पर अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने राजस्थान में पेट्रोल डीजल के महंगे होने पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार आने पर इन दामों की समीक्षा होगी। राजस्थान के चुनावी समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर हैं। पीएम मोदी ने रविवार को चूरू और झुंझुनू में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और विकास एक दूसरे के दुश्मन थे और रहेंगे। कांग्रेस के लूट के लाइसेंस की पूरी कहानी लाल डायरी में दर्ज है और अब धीरे धीरे लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार देवी देवताओं की यात्राओं पर रोक लगाती है, लेकिन आतंकी संगठन पीएफआई की रैलियों को बढ़ावा देती है। एक तरफा भाजपा है जो अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को सम्मान के साथ भारत लाती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपने राज्य में यहां शोभा यात्राएं तक निकलने नहीं देती। कांग्रेस देवी देवताओं की यात्राओं पर तो रोक लगाती देती है, लेकिन आतंकी संगठन पीएफआई की रैलियों को बढ़ावा देती है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की लूट नीति की वजह से ही राजस्थान में महंगाई अधिक है। कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण राजस्थान में दूसरे राज्यों की तुलना में पेट्रोल अधिक महंगा है। पीएम मोदी ने भाजपा की सरकार बनते ही पेट्रोल के दामों की तुरंत समीक्षा का आश्वासन दिया। जिन जिन राज्यों में भाजपा सरकार है वहां जनता को डबल लाभ दिया गया है, लेकिन कांग्रेस की भ्रष्ट सरकारों ने ये लाभ आपको नहीं दिया, उन्होंने इस लाभ को लूट लिया। 3 दिसंबर के बाद जैसे ही राजस्थान में भाजपा सरकार आती है तो बाकी राज्यों की तरह ही राजस्थान में भी पेट्रोल के रेट की समीक्षा की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही कांग्रेस के हर जादू और पेपर लीक कांड की जांच होगी। पीएम मोदी ने कहा कि काले धन की कितनी भी बड़ी तिजोरी हो, कितने ही बड़े रसूखदार क्यों ना हो, वो भी बच नहीं पाएंगे। उसे समाज का लूटा हुआ पैसा लौटाना ही पड़ेगा। राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही कांग्रेस के हर जादू, हर पेपर लीक कांड की तेजी से जांच होके रहेगी। काले धन की कोई भी तिजोरी हो, कितने ही बड़े रसूखदार की हो, वो भी अब बच नहीं पाएगा। उसे समाज का लूटा हुआ लौटाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा के आरक्षण के लिए दशकों तक लटकाया, ये गारंटी मोदी ने पूरी की। कांग्रेस ने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 40 साल तक पूर्व सैनिकों की परवाह नहीं की, लेकिन ये गारंटी भी मोदी ने पूरी की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हर मैदान में नए रिकॉर्ड, नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। हर क्षेत्र में भारत कमाल कर रहा है। चारों तरफ उत्साह है, आत्मविश्वास है कि साल 2047 तक हम भारत को विकसित बनाकर रहेंगे। शैलेंद्र मिश्र और विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला दिखाई पड़ रहा है। दोनों ही दलों के बड़े बड़े नेता जनता के बीच पहुंचकर प्रचार कर रहे हैं। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे दिग्गजों ने कमान संभाली, तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी प्रचार करते हुए नजर आए। दोनों ही दल जनता से अपने अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं, लेकिन 25 नवंबर को राजस्थान की जनता ही तय करेगी कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी।
राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों का दौर भी तेज होता जा रहा है। सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रही हैं। सभी दलों के बड़े नेता चुनावी समर में मोर्चा संभाले हुए हैं। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। उन्होंने कोटपुतली विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया मगर पूरा नहीं किया और इस काम को भाजपा ने पूरा करके दिखाया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीकानेर के खजुआला में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। हम लोगों ने कहा था 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त करेंगे जब संसद के दोनों सदनों में हमको अवसर मिल जाएगा। और आपने देखा संसद के दोनों सदनों में हमको बहुमत मिलने के बाद 3 तलाक की प्रथा को हमने चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। यानी जो कुछ भी हम लोगों ने कहा था अक्षरशः उसका पालन किया है। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता है। भ्रष्टाचार की चरम सीमा आज छू गई है। मैं पूछना चाहती हूँ किसान भाई यहाँ जो बैठे हुए हैं, कोई है ऐसा जिसको कभी भी छोटे छोटे चीज के लिए जब जाना पड़ता है, चाहे वो नामांतरण हो, चाहे वो नकल हो, इन सब चीजों को देने के लिए भी उसको पैसे देने की जरूरत पड़ती है कि नहीं? वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी राजस्थान में पार्टी के लिए प्रचार किया। राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ कई चुनावी रैलियां की। पहले बूंदी फिर दौसा में राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने जनजातीय समुदाय के अधिकारों को लेकर बड़े बड़े वायदे किए। इस जमीन का अधिकार, जंगल का अधिकार, जल का अधिकार आदिवासियों को मिलना चाहिए। जो उनका हक है उनको वापस मिलना चाहिए। यह है आदिवासी शब्द का मतलब अगर आदिवासियों के बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी चलाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और उनका हक बनता है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्य की जनता किस पार्टी के वादों और इरादों पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उधर दक्षिणी राज्य तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना में कई रैलियां करके वोट मांगे, तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केसीआर सरकार पर हमला बोला। और उधर बीआरएस पार्टी भी फिर से सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। सभी दलों के वादे के बीच अब राज्य की जनता तय करेगी कि वो सत्ता की चाबी किसको सौंपने वाली है। तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों के लिए प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना में कई जगहों पर रैलियों को संबोधित किया। रंगारेड्डी जिले स्थित चेवेल्ला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा की लड़ाई परिवारवाद से है। पूरे देश में जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, उनसे लड़ने का काम भाजपा का है। ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई परिवारवाद से, और जब मैं परिवारवाद बोलता हूं तो सारे देश में जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं उनसे लड़ने का काम है तो भारतीय जनता पार्टी का। चाहे वो जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला हो, चाहे जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती हो, और चाहे तमिलनाडु में करुणानिधि के बाद स्टालिन और स्टालिन के बाद उदयनिधि हो, और चाहे तेलंगाना में केसीआर के बाद केटीआर, केटीआर के बाद कविता, कविता के बाद उसका बेटा हो, लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इनको बड़ा करेगी। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तेलंगाना के खानापुर, आसिफाबाद में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने तेलंगाना के लिए कांग्रेस की 6 गारंटी का जिक्र करते हुए भ्रष्टाचार को लेकर राज्य की केसीआर सरकार को घेरा। केसीआर जी ये नहीं बताते कि आपके लिए क्या किया है। तेलंगाना में 10 साल से उनकी सरकार है, 10 सालों से उन्होंने क्या किया है? रोजगार देने का वादा किया था, रोजगार नहीं दिए। लाखों एकड़ जमीन बांटने का वादा किया था, क्या लाखों एकड़ आपको जमीन मिली है?
तेलंगाना में इस बार भाजपा, कांग्रेस और सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिति के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा ने जहां सत्ता में आने पर ओबीसी समुदाय से मुख्यमंत्री देने का वादा किया, तो वहीं कांग्रेस तेलंगाना की जनता को 6 गारंटियां दे रही है। उधर मुख्यमंत्री केसीआर अपने किए गए काम को लेकर जनता के बीच हैं। हालांकि जनता किस पर भरोसा करती है, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बीते दिनों आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदला गया है। उसके बाद कल से दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होने जा रही है। दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में संबंधों में नई ऊंचाइयां देखने को मिली हैं और कल से शुरू होने जा रही वार्ता में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा देखने को मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपसी संबंधों के लिहाज से सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। साल 2021 में दोनों देशों के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की शुरुआत हुई थी, जिसकी दूसरी बैठक सोमवार को दिल्ली में होगी। इस मंच पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बैठक करेंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स भारत आ चुके हैं। रिचर्ड मार्ल्स ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री भी हैं। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग भी भारत की यात्रा पर हैं। दिल्ली में सोमवार को भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में शिरकत करेंगे। दोनों पक्षों के मंत्रियों के बीच रणनीतिक, रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मामले शामिल हैं। दोनों पक्ष सहयोग मजबूत करने के लिए साझा प्राथमिकताओं पर भी विचार करेंगे। इस दौरान व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते से संबंधित मौजूदा जारी बातचीत की प्रगति पर भी बात होगी। भारतीय रक्षा मंत्री की उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ सोमवार को द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग पर चर्चा होगी। जिसके बाद दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने वर्ष 2020 में द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने का निर्णय लिया था, जिसके बाद आपसी संबंधों में एक नई गति देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी भारत की यात्रा इसी साल की थी। भारत ऑस्ट्रेलिया का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 22 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो 41% बढ़कर पिछले साल 31 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। ऑस्ट्रेलिया को भारत का कुल निर्यात 2021 में 6 अरब 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर से 38% बढ़कर 8 अरब 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड जैसे मंच पर भी सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं, जो मुक्त, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत का कुछ चुनिंदा देशों के साथ ही 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का मंच काम करता है, जिनमें से एक ऑस्ट्रेलिया है। सोमवार को होने वाली इस वार्ता से दोनों देशों के सहयोग को आगे बढ़ाने में गति देने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां लोगों को शपथ भी दिलवाई गई। इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम में बक्सा के बारीमखा इलाके में सार्वजनिक बैठक में शामिल हुए। बक्सा असम के उन 3 जिलों में से एक है जहां यात्रा निकाली जा रही है। कार्यक्रम के सिलसिले में राज्य के विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने अपनी अपनी झांकियां प्रदर्शित की।
हिमाचल प्रदेश में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। इस यात्रा के पहले चरण में 3 जनजातीय जिलों जिनमें किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। बीते दिनों राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने चंबा जिले से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। समावेशी विकास के दृष्टिकोण पर आधारित इस यात्रा के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया गया है कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे। देश भर की तरह हिमाचल प्रदेश में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। पहले चरण में 3 जनजातीय जिलों किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। 15 नवंबर को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने चंबा जिले के भरमौर से हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया था। इसी क्रम में शुक्रवार को किन्नौर जिले के सुंगरा ग्राम पंचायत में स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्ण तरीके से यात्रा का स्वागत किया। उपस्थित लोगों को केंद्र की जनजातीय कल्याण की योजनाओं की जानकारी दी गई। दूसरी तरफ स्पीति के लोसर में भी जनजातीय समुदाय के लोगों ने रंगारंग नृत्य प्रस्तुत कर यात्रा का स्वागत किया। अगले 15 दिनों तक ये यात्रा प्रदेश के इन 3 जिलों की जनजातीय बहुल 109 पंचायतों से होकर गुजरेगी और लोगों को केंद्रीय योजनाओं के प्रति जागरूक करेगी। साथ ही उनकी समस्याओं के निवारण के लिए कैंप भी लगाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, हिमाचल प्रदेश। भारत द्वारा फलस्तीन के लोगों की मदद के लिए भेजी गई मानवीय सहायता मिस्र पहुंच गई है। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान 32 टन राहत सामग्री लेकर मिस्र के एल एरिश हवाई अड्डे पर पहुंच गई है। यह सामग्री वहां से फलस्तीन को आगे भेजने के लिए मिस्र के रेड क्रिसेंट को सौंप दी गई है। बात इफी की। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मंच सज चुका है, गोवा तैयार है। दुनिया भर से आ रहे दिग्गज कलाकारों, निर्माता, निर्देशक, कलाकारों और सिने प्रेमियों का स्वागत करने के लिए। तो क्या कुछ होने वाला है इफी के 54वें संस्करण में, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसका इंतजार पूरे साल सिने प्रेमी करते हैं, इसका 54वां अंक और भी भव्य होने जा रहा है। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक लगेगा दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सितारों का मेला। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मोत्सव में शुमार भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफी के लिए मंच सज चुका है। 20 नवंबर से होगा इफी के 54वें संस्करण का आगाज और इस बार पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां हिस्सा लेने पहुंची इफी में। अंतर्राष्ट्रीय खंड के लिए भारी उत्साह देखा गया। भावी रचनात्मक प्रतिभाओं के लिए 600 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। अंतर्राष्ट्रीय खंड में इस बार 198 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें 13 का विश्व प्रीमियर भी शामिल है। साउथ एशिया में इकलौता ऐसा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसकी धूम हर वर्ष 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होती है गोवा में। फिल्म बाजार एक बहुत बड़ा आकर्षण है जहां पर बिजनेस करने का अवसर मिलता है। वर्ल्ड सिनेमा के अलग अलग स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इफी हैज बीन ए बीकन ऑफ सिनेमैटिक एक्सेलेंस, ब्रिंगिंग टुगेदर द फाइनेस्ट टैलेंट्स फ्रॉम बोथ द इंडियन एंड द इंटरनेशनल फिल्म्स इंडस्ट्री। प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रदान किया जाएगा। कैचिंग डस्ट ओपनिंग फिल्म होगी, अबाउट ड्राइज ग्रासेस मिड फेस्ट फिल्म होगी और द फेदरवेट समापन फिल्म होगी।
इस साल विभिन्न प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के 19 पुरस्कार विजेता फिल्मों को इफ्फी कलाइडोस्कोप में शामिल किया गया है। फिल्म बाजार के 17वें संस्करण में इस वर्ष 300 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म परियोजनाओं के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री के लिए क्यूरेट और प्रदर्शित किया जाएगा। प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं, छायाकारों और अभिनेताओं के साथ 20 से अधिक मास्टर क्लास और इन कॉन्वर्सेशन सत्र आयोजित किए जाएंगे। This year we are introduced for the OTT films and OTT contents and OTT serials. The award is going to given this International Film Festival at Goa. Friends, this festival is globally, participations are there, and you are aware that already our ministry has announced Satyajit Film Award to the icon Michael Douglas. 25 फीचर फिल्मों के एक पैकेज को 54वें इफ्फी में भारतीय पैनोरमा खंड में चुना गया है। साथ ही 20 गैर फीचर फिल्मों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। अट्टम भारतीय पैनोरमा 2023 की उद्घाटन फीचर फिल्म होगी, तो वहीं लोंगजम मीना देवी द्वारा निर्देशित एंड्रो ड्रीम्स उद्घाटन गैर फीचर फिल्म होगी। अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष हैं विख्यात फिल्म निर्माता निर्देशक शेखर कपूर। इफ्फी के इस संस्करण के लिए 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल के तीसरे संस्करण के लिए पूरे भारत से 75 प्रतिभाशाली फिल्मकारों और कलाकारों का चयन किया गया है। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की एक मौलिक और विलक्षण पहल है। इस बार भी कई नई पहलों को शामिल किया गया है। OTT प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस बार सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पुरस्कार भी दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 15 फिल्में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार के लिए कम्पीट करेंगी, जिसमें 3 भारतीय फिल्में शामिल हैं। 7 फिल्में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक, 198 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में, 13 विश्व प्रीमियर, 18 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर, 62 एशिया प्रीमियर, 89 भारत प्रीमियर, महिला निर्देशकों की 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्में। 54वां इफ्फी इस बार बेहद शानदार और यादगार होने जा रहा है। और अब बात छठ पूजा की। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में आस्था के महापर्व के रूप में मनाए जाने वाले छठ पर्व की छठा देखने को मिल रही है। आज शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया, तो कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। भगवान सूर्य की उपासना के इस पर्व को लेकर देश भर में हर्षोल्लास देखा जा रहा है। महिलाएं व्रत रखती हैं तो परिवार के लोग मिलकर पूजा करते हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार समेत देश के कई राज्यों में श्रद्धा भक्ति से मनाया जा रहा है। शनिवार को व्रतियों ने खरना का अनुष्ठान के बाद रविवार शाम को अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया। देश की राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के अवसर पर ITO घाट पर श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को संध्या अर्घ्य दिया। वहीं बिहार के पटना के दीघा घाट और कॉलेज घाट पर छठ महापर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। यहाँ व्रतियों की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं लोगों की सुविधा और पर्व को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए सभी घाटों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। झारखंड के रांची में भी श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया। असम के गुवाहाटी में छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने ब्रह्मपुत्र नदी में संध्या अर्घ्य दिया। तो वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में छठ पूजा के अवसर पर लोगों ने लाल मोहन मलिक निरंजन घाट पर संध्या अर्घ्य दिया। लखनऊ में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने छठ पूजा के अवसर पर गोमती घाट पर पवित्र डुबकी लगाई और भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। अभी तक लोगों का ये कहना था, ये समझना था कि ये जो त्योहार है वो पूर्वांचल या बिहार का है, लेकिन अब ये जो छठ का त्योहार है ग्लोबल त्योहार हो गया है। कोई शायद ऐसा प्रदेश नहीं बचा जिस प्रदेश में छठ को न मनाया जाता हो। ये आस्था का पर्व है, यह प्रकृति का पर्व है।
लोग प्रकृति से सीधे जुड़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि छठ पूजा के पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूं। छठ पूजा सूर्य देव की आराधना करने के साथ ही जल स्रोतों की पूजा करने का अवसर भी है। प्रकृति से जुड़ा ये पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। आइए इस शुभ अवसर पर हम विकास और पर्यावरण का संतुलन बनाकर आगे बढ़ने का संकल्प लें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छठ के संध्या अर्घ्य के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि महापर्व छठ के संध्या अर्घ्य के पावन अवसर पर अपने सभी परिवारजनों को मेरी अनंत शुभकामनाएं। सूर्यदेव की वंदना हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। जय छठी मैया। रविवार शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य के बाद अब सोमवार को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही छठ महापर्व का समापन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किलो। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि